नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं यूपीएससी वाला फाउंडेशन चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद आसिम। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ले रहे हैं। आपके वैसे देखा जाए तो चैप्टर नंबर 2 होना चाहिए था क्लास 8 की एनसीईआरटी का, लेकिन मैंने आज ये एक सेशन बीच में इंट्रोड्यूस किया है आप लोगों को और अच्छे से बेसिक समझाने के लिए। क्लास 8 की एनसीईआरटी जो शुरू होती है ना, वो जंप कर जाती है सीधे सीधे कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंडिया आ गई, और जब इंडिया आ गई तो कैसे उसने अपना यहाँ पर व्यापार जो चला रही थी उसको स्ट्रांग किया और फिर वो भारत पे अपना पूरा कंट्रोल कर लेती है। ये चीज़ की कहानी बताई गई है आपके क्लास 8 की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 में। क्लियर है? लेकिन मैं ये सेशन इसलिए लेके आया हूँ ताकि ये समझ में आए कि ये ब्रिटिशर्स इंडिया पहुंचे कैसे और क्यों पहुंचे, कैसे पहुंच गए। भाई, मुगल अंपायर चल रहा था तो ये ब्रिटिशर्स कैसे आ गए और क्यों आए, क्या जरूरत थी और कहां से आए, क्या रास्ता था इनका। तो आपने अगर ये चीज समझ ली तो ये समझ लीजिए कि आज के टाइम में भी जो ये चाइना बनाना चाहता है ना, सिल्क रूट CPEC, वो आप समझ जाओगे। जो मैरीटाइम सिल्क रूट है वो आप समझ जाओगे। ये सारी चीजें आप समझोगे। अभी तक जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है, मेडाइवल हिस्ट्री हो चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, वो आप समझोगे कि क्यों। जैसे फॉर एग्जांपल हर्षवर्धन की बात करेंगे तो वो साउथ जा रहा था। हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की, वो भी साउथ इंडिया जा रहा था। हम बात करेंगे औरंगजेब की, वो भी साउथ इंडिया गया था। तो गेम क्या चल रहा था, क्यों, एनालिसिस करो बस। अभी आप अपना फाउंडेशन बना रहे हो, इसको खोलो, सोचो। हर्षवर्धन साउथ इंडिया जा रहा था, पुलकेशिन ने उसको हरा दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया जाता है, लेकिन जब वो साउथ इंडिया जाता है तो डेक्कन में एंट्री करने से पहले वो डेक्कन के राजा रामचंद्र से दोस्ती कर देता है। उसके बाद वो अंदर घुसता है। औरंगजेब ये काम नहीं करता है, वो सीधे एंट्री मारता है और वहीं वो खो जाता है। साउथ इंडिया लोग जा रहे हैं। जो नॉर्थ इंडिया के जो रूलर्स थे, आप देखोगे तो वो बंगाल को कब्जा करना चाहते हैं। बंगाल क्यों? आपको ये समझ में आएगा कि अभी तक हमारे जो राजा थे, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री में रहे हो चाहे मेडिवल हिस्ट्री में रहे हो, वो क्यों साउथ इंडिया तक जा रहे थे, वो क्यों बंगाल को कैप्चर करना चाह रहे थे, क्या असली मकसद है। एक बिगर पिक्चर आपको आज मैं दिखाऊंगा। क्योंकि आपने ये समझ लिया तो चैप्टर नंबर 2 आपके लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि एक बैकड्रॉप आपके दिमाग में फिट रहेगा। इसलिए मैं लिख के आया हूं कि इट इज अ मस्ट वॉच क्लास बिफोर यू वॉच चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी। ठीक है, टॉपिक मैं जो लेके आया हूं वो ये कि अंग्रेजों ने भारत पर कैसे कब्जा किया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो यहां पर हम पढ़ेंगे, जो आपको ये ब्रिज बना देगा, तो ताकि आपको अगला चैप्टर जो चैप्टर 2 है वो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। इसको तो हटा ही दीजिए, एक्चुअली इसको हटा दीजिए। यस प्लीज, आइए जरा देखिए। अब मेरी बात को यहां से बहुत ध्यान सुनिएगा। ठीक है, देखो यार, हम बात कर रहे हैं कि क्यों वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज इंडिया आए। मुगल एम्पायर चल रहा था, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाया था। हाँ सर, बताया था कि औरंगजेब 1707 में मरता है जाके। ठीक है, लेकिन उसके बाद यूरोपियंस का सीन कहां से आ गया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भैया 2 रीजंस थे। एक तो ये कि इंडिपेंडेंट किंगडम्स ग्रो हो रहे थे, याद करिए, और दूसरा मैंने कहा था कि ब्रिटिश का कंट्रोल नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे बढ़ रहा था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईस्टर्न एरिया में क्यों बढ़ रहा था भाई, क्यों आ रहे थे ये इंडिया, उसको समझते हैं। देखिए जरा दोस्त, अब दोस्त मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक तरफ देखिएगा, यहां हम बात कर रहे हैं वेस्ट की। ठीक है, और जब मैं वेस्ट बोल रहा हूं तो मेरा मतलब हो गया यूरोप से। ठीक है, यूरोप से। और मैं इधर अगर लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं ईस्ट, तो जब मैं ईस्ट लिख रहा हूं तो मेरा मतलब हो गया इंडिया, इंडो चाइना, या फिर मैं कह सकता हूं आपके सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंडिया चाइना। ध्यान समझिएगा बात को। ठीक है, देखो अब क्या है कि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर आप देखोगे सो विंटर में, विंटर मंथ्स जो होते हैं नवंबर से फरवरी,
उस वक्त बर्फ जमी होती है। फ्रॉम नवंबर टू फेब यू विल सी कि यहां पर पूरी बर्फ जमी है। और इस एरिया में आप देखोगे तो ये जो एरिया है ईस्ट का, ये ट्रॉपिकल एरियाज है। आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो एरिया होता है उस बीच में मसाले बहुत अच्छे मिलते हैं, स्पाइसेस। और यूरोप थोड़ा सा पोल्स के पास है कि नहीं? तो यहां नवंबर टू फरवरी पूरी बर्फ ही बर्फ है, विंटर होती है, एक्सटेंसिव विंटर, हब चीजें जम जाती हैं। और यहां पर आपको मिलेंगे क्या? स्पाइसेस, क्या? सिल्क। अब इन लोगों को सरवाइव करने के लिए, वेस्टर्न नेशंस को सरवाइव करने के लिए ईस्ट पे डिपेंडेंट होना पड़ता था। कितनी बड़ी बात है। आज एकदम चीजें डिफरेंट हैं। हम इंडिया वाले वेस्टर्न चीजें ढूंढ रहे हैं। एक टाइम था जब वेस्टर्न कंट्रीज अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो ईस्टर्न नेशंस पे डिपेंड थी। सुनते रहिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पड़ती थी बर्फ, और जब बर्फ पड़ती थी तो इनका उस वक्त कोई फ्रिज तो होती नहीं थी कि प्रिजर्व कर लेंगे खाना, सामान खराब हो जाएगा। और इसलिए अपने खानों को प्रिजर्व करने के लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए उनको चाहिए थे मसाले। मसाले बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव्स की तरह एक्ट करते हैं। मसाले मिलते थे यहां पर। सर्दी है, आप सिल्क कपड़ा पहनिए, वो मिलेगा यहां पर। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज ईस्टर्न नेशंस की तरफ आए। ये बात क्लियर हो गई? सिंपल क्वेश्चन इंटरव्यू का बन सकता है आपके अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए। ये अंग्रेज क्यों आए इंडिया? क्या था इंडिया में? क्यों आए इंडिया ये लोग? बिकॉज इंडिया, यहां बहुत प्रोस्पेरिटी थी। ये जो एरिया है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है यहां पर, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, प्रोस्पेरिटी बहुत थी यहां पर, प्रोस्पेरिटी बहुत थी यहां पर। और 47 एडी में मॉनसून की खोज कर दी हिप्पोलस ने। नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीजें नोट कर लीजिएगा। 47 एडी में आप देखोगे तो मॉनसून डिस्कवर्ड, या डिस्कवरी ऑफ मॉनसून लिखिएगा, डिस्कवरी ऑफ मॉनसून किसके द्वारा? हिप्पोलस के द्वारा। अब इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि आपको पता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हवाएं चलती हैं साउथ वेस्ट, मॉनसून जो है, जो साउथ वेस्ट हवाएं चलती हैं वो हमारा मॉनसून है। तो जब हवाएं साउथ वेस्ट की तरफ चलती थी तो ये लोग जो है ट्रेड करते हुए उन हवाओं के साथ आ जाते थे इंडिया की तरफ, और जब वो मॉनसून वापस जाता है तो उन मॉनसून की हवाओं के साथ वापस चले जाते थे। बात समझ में आ रही है? मॉनसून की डिस्कवरी से ये फायदा हुआ। मॉनसून की हवाएं इनको हेल्प करती थी कि आते थे और बढ़िया जा सकते, ट्रेड हो सकता था, ये फीजिबिलिटी थी। तो वेस्ट ये बिल्कुल भी इस हालात में नहीं थे कि बिना ईस्ट के सर्वाइव भी कर पाते। इनका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है बहुत ऊपर था, पोल्स पे था, बर्फ ही बर्फ थी और सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए जरूरी था कि उनको ईस्ट पे डिपेंडेंट थे, और इसीलिए ये लोग ईस्ट आए। बात समझ में आ गया? ईस्ट क्यों आए? अब अगला सवाल ये है कि ये ईस्ट किस रास्ते से आए, क्योंकि ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मंजिल पे जब चलते हैं अपनी, तो आपको करेक्ट रास्ता चूज करना बहुत जरूरी है। कई रास्ते मिलेंगे आपको आईएएस बनना है, कई रास्ते हैं आपके पास, लेकिन अगर आप सही रास्ता चूज करेंगे तो आप मंजिल तक जल्दी पहुंचेंगे और आसानी से पहुंचेंगे। तो वेस्टर्न नेशंस के लिए सिमिलरली ईस्ट तक पहुंचने का क्या रास्ता था? जरा इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो रूट है जो उनके पास यहां से यहां तक मिला, दिस रूट जिससे वो ट्रेवल कर रहे थे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वाज द सिल्क रूट। इसको सिल्क रूट कह रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली यहां से सिल्क का लेन देन हो रहा था। बात समझ में आ रही है? नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके थ्रू ये लोग यहां पर ट्रेड कर रहे थे। अब ये जब एक रूट हो गया, ये तो मैंने आपको एक रूट बताया कि सिल्क रूट के थ्रू ये लोग कनेक्टेड थे, लेकिन पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में इनफैक्ट 4 ऐसे रूट थे जो हमारे प्राचीन भारत, जब हम कहें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री और आधुनिक इतिहास, तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तीनों की हिस्ट्री को फ्रेम करते हैं।
नोट करिएगा, प्लीज राइट, लिख लीजिएगा। विश्व का इतिहास 4 रूट्स, विश्व का इतिहास 4 रूट्स पर डिपेंड था। विश्व का इतिहास 4 रूट्स पर डिपेंड था, जो भारत के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को भी फ्रेम करता है। आधुनिक इतिहास को भी फ्रेम करता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो जब ये वेस्टर्न नेशंस ईस्ट में आते थे तो जरा समझिएगा, ये बेसिकली 4 रूट्स के थ्रू बना हुआ था। ठीक है, तो ऐसे लिखिएगा कि वेस्ट वॉज कनेक्टेड विद ईस्ट थ्रू 4 रूट्स। 4 रूट्स के थ्रू वेस्ट और ईस्ट कनेक्टेड थे। 4 रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आज तक की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। जरा अब इस डायग्राम को मेरे साथ देखिए, प्लीज सी दिस। चाइना दिखा रहा हूं, देखते रहिएगा। चाइना से आप आगे चलोगे, देखो आपको ब्लैक में रास्ते दिख रहे हैं। ये आपको 1st सेंचुरी का आसपास का ये आपका मैप है सिल्क रोड का। तो कैसे ट्रेड हो रहा था? चाइना से आप आगे आओगे, एरिया ऑफ ईरान, मतलब मैं रफ एरिया बना रहा हूं आपको, रफ, आप भी मत कहना कि सर ये तो प्रॉपर नहीं है, ईरान। ठीक है, फिर आगे आओगे, एरिया ऑफ सऊदी अरेबिया एंड देन यूरोप। ये था सिल्क रूट जो चल रहा था। आप देख सकते हो कैसे चल रहा था। ये था सिल्क रूट, चीजें ऐसे आती थी, ऐसे कनेक्टेड थी। ठीक है, चाइना तो शुरू हुई, इधर आई कंट्री ईरान, इधर आई कंट्री सऊदी अरेबिया, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पहले का मैप है, सऊदी अरेबिया, और सामान पहुंचता था यूरोप। दिस वाज द वे कैसे यूरोपियन नेशंस हमारे चाइना तक पहुंचते थे। और यहां पर इंडिया, चाइना, ये सब गढ़ था जहां पर आपको स्पाइसेस और सिल्क ये सब मिलता था। तो ये इसके थ्रू इंडिया आते थे। ये बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए, यहां पर दूसरी चीज, यहां पर आपको एक और रास्ता मिलेगा जिसको हम बोलेंगे उत्तर पथ। क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न पाथ या उत्तर पथ। ये चलता है तक्षशिला से, विच इज इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान से लेकर तामरालिप्टी तक, तामरालिप्टी विच इज इन बंगाल। ठीक है ना? ये तो ये रास्ता जो आप देख रहे हो यहां, ये चल रहा है ऐसे। दिस इज योर उत्तर पथ, नोट करिएगा, दिस इज दी उत्तर पथ। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज सिल्क रूट, दिस इज सिल्क रूट, दिस इज उत्तर पथ। क्लियर है? तक्षशिला से तामरालिप्टी, ये कनेक्ट होता है। तीसरा रास्ता है सदर्न पथ, यहां पर दक्षिण पथ। यू विल सी उज्जैन से लेकर डेक्कन तक, उज्जैन से साउथ इंडिया लिख लीजिए, साउथ इंडिया क्रॉसिंग डेक्कन पथ, क्रॉसिंग डेक्कन, इसको बोलते हैं हम लोग, ये है हमारा दक्षिण पथ। अभी आप देख लीजिए, मैं फिर बना दूंगा सारा फिर से। दिस इज योर दक्षिण पथ, दिस इज योर उत्तर पथ। ठीक है, अब जरा समझो क्या हो रहा था कि इस पे जो आदमी कैप्चर करके बैठा हुआ है, क्योंकि ट्रेड तो यहीं से हो रहा है ना, ये ट्रेड हो रहा है, तो रूलर्स की कोशिश ये होती थी कि यार ये एरिया कब्जा के रखते हैं, क्योंकि अगर ये एरिया आपके कंट्रोल में है तो आप ट्रेड आराम से कर ले जाओगे। सीधी बात है। आप देखो रूट्स का कितना इंपॉर्टेंस है। सीधी बात है कि अगर ये रास्ता जिसके भी कंट्रोल में होगा उसकी यहां पर तूती बोलेगी, और जिसका भी कंट्रोल था वो उस पर ट्रेड कर रहा था आराम से। ठीक है, लेकिन आप देखिए अब ये कनेक्टेड कैसे है। यहां पर देखिए, ये कनेक्ट हो रहा था यहां पर ईरान पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है एकदम। आज के टाइम पे देखोगे तो मैंने फिर भी थोड़ा, ये जस्ट एक मैप बता रहा हूं, थोड़ा सा रफ मैप है, बिल्कुल उसमें मत जाना कि एकदम प्रिसाइज, क्योंकि ईरान ऑफकोर्स आपको यहां मिलेगा, मैंने यहां दिखा दिया। तो और आज के टाइम पे ईरान ऐसे जुड़ा हुआ है, तक्षशिला से तामरालिप्टी।
तामरा लिप्टी के मतलब तामरा लिप्टी कहाँ हो गया आपका, ये बंगाल के आसपास, ठीक है ना, ढाका, बंगाल, बांग्लादेश, ये सब चलेगा इस एरिया में। आप थोड़ा आगे जाओगे तो ये मिल रहा है आपको मलेशिया, इंडोनेशिया। मैप समझते हैं ना, वर्ल्ड मैप समझा रहा हूं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इंडोनेशिया एंड मलेशिया, और ये जो एरियाज दिख रहे हैं आपको, ये होता है लाओस, कैम्बोडिया, वियतनाम। आप अगर लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, कैम्बोडिया, यहां 3 कंट्रीज आपको मिलेंगे, कैम्बोडिया, वियतनाम और लाओस। इसको तीनों को मिला के बोलते हैं हम लोग इंडो चाइना। इसको तीनों मिला के कहा जाता है, दिस इज रेफर टू एज दी इंडो चाइना। अब जरा समझिएगा, यहां पर आपको मिलेंगे खूब सारे मसाले, ठीक है। जो बोलते हैं ना, मैंने आपको इंडिया लिखा था, एक तरह से कहने का मतलब यह था कि जब मैं ईस्ट बोल रहा हूं तो मेनली चीजें यहीं से होती थी। अब आप ही समझिए कि यहां पर मिल रहे हैं मसाले, ये है चाइना, मिल रहा है सिल्क, ये मिल रहे हैं मसाले यहां पर इंडोनेशिया, मलेशिया, इस जगह पे। तो क्या होता था कि जब इस रास्ते पे किसी का कब्जा हो जाएगा, कैप्चरिंग कर लेगा, तो अब कहां से सामान आएगा, कैसे आएगा, नहीं आ सकता। तो अब क्या करते थे ये लोग, प्लीज सी, ये लोग क्या करते थे, मैं ब्लैक से कर देता हूं, कि भाई यहां से सामान जाता था, यहां पर सिल्क पहुंच गया, बढ़िया। ये जो आप देख रहे हैं, आपको इंडोनेशिया, मलेशिया से सामान पहुंचा यहां पर। दैट इज वाई आप देखोगे कैम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, ये गोल्डन आइलैंड्स कहे जाते हैं। दे आर रेफर्ड टू एज दी गोल्डन आइलैंड्स। इनको हम लोग गोल्डन आइलैंड बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार। रीजन बताऊंगा सब चीज का, रटना नहीं है, समझना है। इनको हम गोल्डन आइलैंड बोल रहे हैं। अब समझो कि क्यों इंडिया के रूलर्स बंगाल कैप्चर करना चाहते थे, ये रास्ता क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये रास्ता ढाका के बाद, तामरलिप्टी के बाद, बंगाल के बाद सीधे यहां खुल रहा था, कैम्बोडिया, वियतनाम, लाओस में। तो जो सामान ऐसे नहीं जा पा रहा है वो पहुंचेगा यहां पर, इंडोनेशिया, मलेशिया से आया यहां पर कैप्चरिंग हुई, रास्ता बना हुआ, राजाओं ने, रूलर्स ने ये रास्ता कैप्चर कर रखा है, यहां से आएगा इधर, और फिर ये ऐसे पहुंच के निकल जाएगा, ठीक है। यहां पर आएगा तक्षशिला, गुजरात, यहां तक आया और फिर ऐसे निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये था, आप सोचो, ये है रास्तों का खेल। कभी सोचा था आपने हिस्ट्री को इस तरह से भी, कि गेम रास्ते का था, जिसका कंट्रोल उसका राज, और सब चीजें डिपेंड थी यूरोपियंस के लिए इस चीज पे, मसाले, सिल्क। क्लियर है? तो मैंने आपको 4 रूट्स दिखाए, अभी 3 रूट दिखा दिए। कौन कौन से 3 रूट हैं जिससे वेस्ट और ईस्ट कनेक्टेड था, जिससे व्यापार हो रहा था। यही जो रास्ता आप देख रहे हो ना, तक्षशिला से लेकर तामरालिप्टी, ये आपका नॉर्दर्न पथ है, उत्तर पथ। इसी को आप देखोगे तो हम क्या बोलते हैं, जीटी रोड बनाई गई, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है ना। आप देखोगे ये चीज आपको यहां पर मिलेगी। क्लियर है? और ये आपका यहां पर उज्जैन। अब देखो क्या हुआ, हर्षवर्धन यहां पर था, हर्षवर्धन आगे बढ़ता है, लेकिन साउथ इंडिया में नहीं घुस पाया। साउथ इंडिया का जो टेरेन है ना, जो लैंड है, जो उसका टोपोग्राफी है, वो बहुत ही डिफिकल्ट है, सब लोगों के बस की बात नहीं है। एक आउटसाइडर के लिए जरूरी है, उसकी मैच्योरिटी होगी कि अगर वो बाहर का है और वो कहीं आया है अंदर, तो वो वहां के लोगों से दोस्ती करे। भाई आप मान लीजिए आप बाहर के हैं, एक स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, आप बाहर के आउटसाइडर हैं, आप पहली बार स्कूल में आए हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्लास 8 में एडमिशन लिया, आप बाहर से आए हैं। अब उस स्कूल में अगर आपको कुछ अपने हिसाब से करना है क्लासरूम के अंदर, कि मेरा बलबोला हो जाए, तो पहले तो आपको उस क्लास के गुंडे के साथ मिलना पड़ेगा, या फिर उस क्लास के टॉपर के साथ मिलना पड़ेगा, तभी तो आप क्लासरूम में चीज़ें अपने हिसाब से करा पाओगे कि भैया हमारी भी है। अगर आप डायरेक्टली आके कहोगे अरे भैया लड़ने लग जाओगे, इनको हटाओ हटाओ हटाओ, तो जाहिर सी बात है पूरी क्लास यही कहेगी, अरे अभी कल के आए हो और आज ये कर रहे हो। समझ रहे हो बात को? तो अगर कोई आउटसाइडर है, जैसे अकबर, उसको पता था कि वो आउटसाइडर है, उसने आके अंदर दोस्ती करी, अफगान पॉलिसी लाई, बढ़िया, उनको एकदम अच्छा उनको डेजिग्नेशन दिया, उनको बढ़िया पोजीशन दिया, खुश अफगानी। सेम गोज विद राजपूत्स, राजपूतों को अपने यहाँ पोजीशन दिया, मनसबदार बनाया, बढ़िया पोजीशन दिया, राजपूत खुश। मुसलमान तो भाई हैं ही उनके, अकबर के,
उसने सबको खुश कर लिया। ये स्ट्रैटेजी थी उसकी, देखो स्ट्रैटेजी, आप हिस्ट्री को ऐसे पढ़ो, उसकी स्ट्रैटेजी थी ये। तो यहां पर यही चीज थी कि जब कोई साउथ जा रहा है तो साउथ के डेक्कन टेरेन बड़ा खराब है। अलाउद्दीन खिलजी गया, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले साउथ गया, तो साउथ में घुसने से पहले उसने यहाँ के राजा से दोस्ती करी, केले चलो, तो अंदर कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, हाँ ठीक है भैया हमारे राजा के साथ कोई आया है, और मेहमान की तरह ट्रीट किया जाएगा। राजा ले जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी को, हमारे आए हुए हैं नॉर्थ से, सब लोग करेंगे अरे वाह क्या बात है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, है कि नहीं। लेकिन औरंगजेब उसने कोई दोस्ती नहीं करी, वो सीधे घुसने लग गया अंदर, और सीधे गया तो डेक्कन में जाके उस टेरेन में खो गया वो, और फिर वो लड़ता रहा, भागता रहा, यही हुआ उसके साथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारे रूट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको यहां पर बिल्कुल याद रखने चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। साथ में इंडिया का साउथ इंडिया भी जो ऐसा एरिया है जहां पर आपको स्पाइसेस मिलते हैं। अगेन आप जैसे जैसे आप पहुंचोगे इक्वेटर के पास ट्रॉपिक के एरिया में आपको मिलेगा, देखिए यहां भी स्पाइसेस मिल रहे हैं, या इंडोनेशिया मलेशिया यहां भी मिल रहे हैं। बट जब ये ट्रेड नहीं हो पा रहा है तो चीजें कहां पहुंच रही हैं, यहां से यहां पहुंच रही हैं, यहां से यहां पहुंच रही हैं, और ये ट्रेड ऐसे यहां पर हो जाता था। क्लियर है। तो एक बात समझ में आई, 3 रास्ते अभी तक क्लियर हो गए। सर क्या क्या क्लियर हुए, नोट कर लीजिएगा। पहला रास्ता मैंने आपको बताया, फर्स्ट वो बताया मैंने आपको सिल्क रूट, और ये कनेक्ट कर रहा था आपका यूरोप से लेकर चाइना तक का। क्लियर। दूसरा, सेकंड उत्तर पथ, ये जा रहा है आपका तक्षशिला जो कि आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, टिल ताम्रालिप्टी, बांग्लादेश, ढाका या बंगाल। दक्षिण पथ यानी कि सदर्न पथ, दक्षिण पथ, ये कहां से कहां जा रहा है, उज्जैन से साउथ इंडिया। क्लियर। और फोर्थ रास्ता था मैरीटाइम सिल्क रूट, जो मैंने आपको बताया कि जब ट्रेड नहीं हो पाता था तो सामान कैसे लाओस, कैम्बोडिया और वियतनाम पहुंचता था। वहां से भाई कैसे पहुंचा, कैम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, फिर वो क्रॉस किया, कहां आया, बंगाल, बंगाल से क्रॉस किया, कहां आया, आपका अदर साइड ऑफ इंडिया, ठीक है ना, अदर साइड। तो यहां पर उसको मिला बे ऑफ बंगाल का सी, यहां पर पहुंचे गुजरात के पास, तो यहां पर उसको मिला अरेबियन सी, ठीक है। और फिर उसके बाद आप आगे जाओगे तो फिर मिलेगा क्या, मेडिटेरेनियन सी, और फिर वो पहुंच जाएगा यूरोप। और जब यहां से यहां पहुंच रहा है, चाइना से कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम यहां पहुंच रहा है, तो ये पहुंच रहा है साउथ चाइना सी से, है ना। मतलब चाइना भी है, चाइना और क्या चीज, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो इंडोनेशिया या मलेशिया से सामान जब पहुंच रहा है इन कंट्रीज में तो वो साउथ चाइना सी को क्रॉस कर रहा है, एक समुद्र हो गया। फिर उसके बाद वो जब बे ऑफ बंगाल से निकलता है, आगे पहुंचता है, तो फिर ये दूसरा समुद्र उसको मिल रहा है, वाटर बॉडी, फिर अरेबियन सी इसको मिल रहा है, एंड देन मेडिटेरेनियन सी मिल रहा है, फिर वो यूरोप पहुंच रहा है। दिस इज द मैरीटाइम सिल्क रूट, लेकिन पानी के रास्ते, इसलिए मैरीटाइम लिखा हुआ। यही चीज मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये देखिए जरा, प्लीज सी कैसे ये हो रहा है, ये देखिएगा जरा, प्लीज फॉलो दिस, समझिए जरा चीज को। देखो यार, ये आप देख रहे हो, ये है आपका चाइना, इंडिया, ठीक है। यहां पर आपको मिलेगा क्या, ये आपको मिल रहा है पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आपको मिल रहा है, ब्लैक से कर देते हैं, ये वाला एरिया आप देखोगे, हाँ सर, कैम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, ये आपको दिख रहा है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है। कैसे सामान देखो, ये आपको दिख रहा है चाइना, सामान किस प्रकार से यहां पहुंचा, फिर ये देखो, ये साउथ, ये आपका पूरा साउथ चाइना सी है आपका ये, ठीक है ना। ये सामान यहां से ये सामान यहां से यहां पहुंचा, फिर उसके बाद यहां से आया तो ये पूरा बे ऑफ बंगाल मिला उसको,
बे ऑफ बंगाल, फिर यहां पर अरेबियन सी मिला उसको, ठीक है ना, अरेबियन सी, और फिर उसके बाद यहां पर ये यूरोप पहुंचने के पहले उसको मेडिटेरेनियन सी मिलता है। ये पुराने नक्शे हैं। बात समझ में आ गया किस प्रकार से कब्जा मतलब रूट चल रहा था। अब लड़ाई ये थी कि जिसका इन रूट्स पे कब्जा हो जाएगा वो आदमी यहां पर एकदम बढ़िया कब्जा करके बैठा रहेगा, ठीक है। तो ये आप एक चीज नोटिस करिए कि इस रूट पे आप देखोगे कि इंडिया में देखो कि जैसे मैंने आपको बताया था महमूद गजनी रेडेड इंडिया, है ना, रेडेड इंडिया, कितनी बार रेड किया उसने, मैंने बताया था नादिर शाह, ही ऑल्सो प्लंडर्ड। वो लोग इन रूट्स को कैप्चर कर रहे थे, ये रूट को, दिल्ली आया ना, महमूद गजनी घुसा, रास्ता यही है। लेकिन इस रास्ते पे कब्जा करने क्या जरूरत है, क्योंकि ये रास्ता ईरान, बाबर, जो पूरा आप देखते हो मुगल अंपायर, बाबर कहां था, फरगना में उसका एरिया था ना, वहां से उसको भाग गया, वहां से निकल गया, वो कहां था सब, ईरान। तो ये चीज छूट गई उनसे, इसलिए अब इस रास्ते को बचा रहे हैं वो, क्योंकि ये मेन रूट है। अगर ये रूट आपके हाथ में है तो आपको डरना नहीं है, आपका जीवन चल जाएगा, 2 वक्त की रोटी खा लोगे, ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर ये रूट आपने खो दिए, ये वाला खो दिया, तो अब इसको बचाना जरूरी है। और राजा लोग यही कर रहे थे, रूट्स को बचा रहे थे, क्योंकि ट्रेड उसी से होना था। कोई भी राजा हो, कोई भी राजा, वो इन्हीं, अब आप ऑब्जर्व करो, याद करो एंशिएंट हिस्ट्री। मैंने बताया था हर्षवर्धन व्हेन ही इज ट्राइंग टू गो टू डेक्कन, पुलकेशिन II खड़ा था वहां पर, नहीं जा पाया। समझ में आ रहा है ना क्यों लोग जा रहे थे। अब ये जो एरिया आप देखोगे, इफ यू गो टू दिस पॉइंट ऑफ एरिया, इसका ज्योग्राफी देखिए, सऊदी अरेबिया लोग जाते हैं, पेट्रोल बहुत है वहां पर, लेकिन रेगिस्तान बहुत है, क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरी टफ, सर्वाइवल बहुत टफ था पहले के टाइम पे, बहुत टफ था। तो आप इस एरिया के लोगों को देखो, यहाँ जो हिस्ट्री आती है आप देखोगे, अगर आपने देखी हो एक सीरीज है जिसका नाम है शायद द एम्परर, देखो उसको, बाबर के बारे में बताया गया, उसमें बाबर की कहानी दिखाई गई है पूरी। उस एरिया में यहां सब रहते थे ये लोग, लाइफ वॉज वेरी टफ, हर वक्त वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक, वो सब चल रहा था, वायलेंस चल रहा है इधर। बट इन दिस एरिया, जैसे मैंने आपको कहा, ये वो एरिया था जहां पर आपको मिलेगा क्या, बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज और स्पाइसेस और प्रोस्पेरिटी। तो लोग इसकी तरफ भाग रहे थे, हर यूरोपियन कंट्री कह रहा था कि हम जाएंगे, हम इधर जाएंगे, हम इधर जाएंगे। बात समझ में आ गई किस प्रकार से लोग यहां पर आ रहे थे। अब जरा सुनिएगा, मैं बहुत बेसिक से और बहुत धीरे में समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, जरा देखिए। अब क्या हुआ, प्लीज फॉलो दिस। ये जो वेस्टर्न कंट्री थे, वेस्ट, और ये जुड़े हुए थे किससे, ईस्ट से, ईस्ट से जुड़े हुए थे, ठीक है। ये आते थे इंडिया, ये ऐसे आते थे और ऐसे जाते थे, ठीक है ना। मतलब एक तरह से ये कहानी चल रही थी कि ये आते थे, स्पाइसेस लेके जाते थे, और बदले में आप देखोगे तो ये गोल्ड, सिल्वर, ये सब दे जाते थे। दैट इज वाई इंडिया टर्न इनटू अ सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इसीलिए भारत जो है वो सोने की चिड़िया कहा जाने लगा, क्योंकि ये लोग आ रहे थे, आते थे, पैसा दिया, गोल्ड एंड सिल्वर, और बदले में स्पाइसेस ले गए। इनका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था, जब तक 1453 में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 1453 में टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑक्यूपाई कर लिया। टर्क्स ने क्या किया, प्लीज सी, 1453 की बात है, 1453 टर्क्स ऑक्यूपाइड कॉन्स्टेंटिनोपल, टर्क्स ऑक्यूपाइड कॉन्स्टेंटिनोपल। बात समझ में आ रही है, ध्यान रखना। टर्क्स ने क्या किया, कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑक्यूपाई कर लिया। कॉन्स्टेंटिनोपल का मतलब है प्रेजेंट डे आसपास, आज का इस्तांबुल। अब जब इन्होंने, टर्क्स ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, आप समझना जरा, अब ट्रेड के लिए क्या हुआ, इस रास्ते पे टर्क्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। 15th सेंचुरी, 1453, 15वीं शताब्दी के आसपास बता रहा हूं, ठीक है ना। जब टर्क्स ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया इस्तांबुल को, तो टर्क्स ने अब यूरोपियंस को कहा कि भैया अब हम आपको निकलने नहीं देंगे। अब उनको यूरोपियंस को कहा कि अब हम आपको यहां से निकलने नहीं देंगे। अब तो वेस्ट के पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा,
कोई रास्ता नहीं बचा उनके पास। भाई अभी तो ये जा रहे थे बढ़िया एकदम। अच्छा एक चीज और सोचो जरा, एक चीज और सोचने वाली है कि ये बताओ कि यही लोग यहां जा रहे थे, ये लोग यहां नहीं आ रहे थे। वेस्ट दे वर अप्रोचिंग द ईस्ट, हाथ जोड़े थे कि हमको स्पाइसेस चाहिए। इसीलिए तो ना, क्योंकि ये लोग क्या थे, ये अपने ऊपर डिपेंड, इनके पास कोई इनको दूसरे की जरूरत ही नहीं थी। सोचिए एक टाइम ऐसा था जब ईस्टर्न कंट्रीज वर नॉट डिपेंडेंट इवन, इनके पास हर चीज है, दे हैव ऑल दी थिंग्स, इसलिए इनको यहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये लोग आते थे। तो जो वेस्टर्न नेशंस थे, अब यहां पर 1453 में क्या हुआ, टर्क्स ने ऑक्यूपाई कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपल। टर्क्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, टर्क्स ने कहा कि हम आपको इस रास्ते से निकलने नहीं देंगे, हम नहीं जाने देंगे आपको इस रास्ते से, ईदर यू एक्सेप्ट इस्लाम और यू चूज सुसाइड, हम निकलने नहीं देंगे, और अगर नहीं निकलोगे तो समाज में यहां पर मसाले नहीं मिलेंगे आपको, सिल्क नहीं मिलेगा, और अपने आप मर जाओगे, अपने आप मर जाओगे। तो टर्क्स ने यहां पर क्या किया, यहां पर उन्होंने कहा, हाँ एक वॉर शुरू हो गई एक्चुअली, जिसको हम बोलते हैं क्रूसेड, अ वॉर बिटवीन क्रॉस एंड द होली क्रॉस एंड मून क्रीसेंट, क्रूसेड, ये वॉर शुरू हो गई। टर्क्स ने कहा कि हम आपको निकलने नहीं देंगे। अब वेस्ट में जो यूरोपियन नेशंस है ना, जो आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन नेशंस, अब इनके सामने एक सवाल उठ गया कि क्या किया जाए, व्हाट टू डू, करें क्या, क्योंकि भाई निकलने नहीं दे रहे हैं ये लोग, क्या किया जाए भाई। या तो ऑप्शन क्या है, या तो इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया जाए, या फिर डेथ, खुद ही मर जाएंगे हम लोग, सामान नहीं मिलेगा तो यहां पर शुरू होता है यूरोपियन में, यूरोप कंट्रीज में स्टार्ट हुआ समथिंग कॉल्ड एज रेनासा। रेनासा, रेनासा का मतलब होता है री इमर्जेंस ऑफ रैशनैलिटी, फिर से हर चीज का अब रैशनैलिटी स्टार्ट हो गई। और अब यहां समझिए कि अब यूरोपियंस के पास ये चीज हो गया था, कैसे करें, हाउ वी विल डू द ट्रेड, अब कैसे करेंगे। तो इसी वजह से दिस लेड टू, प्लीज नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या 1453 में ऑक्यूपाई किया, इसकी वजह से दो आउटकम्स निकल के आए। 1453 टर्क्स ने क्या किया, कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑक्यूपाई कर लिया, कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक बात है। इसका पहला आउटकम क्या देखने को मिला, पॉइंट नंबर बी देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 1492, या ऐसे कर लीजिए, हाँ चलिए 1498 यहां लिख देता हूं, 1492 यहां देता हूं, क्या आउटकम देखने को मिल रहा है दोनों, देखिए जरा 1492 क्या हुआ इसकी वजह से। देखिए अब कहीं लोग एक रास्ते से जाते थे, रास्ता एक ही था सिल्क रूट, वो ऑक्यूपाई हो गया, निकलने दे नहीं रहे टर्क्स, क्या करेंगे, उन्होंने कुछ और रास्ता ढूंढना शुरू किया। और पहला चीज जब रास्ता ढूंढने निकले तो अमेरिका डिस्कवरी हो गई, अमेरिका डिस्कवर्ड 1492, 1498 सी रूट टू इंडिया, सी रूट टू इंडिया, और ये सी रूट बाय वास्को डिगामा। इस प्रकार से वास्को डिगामा, जो कि एक पोर्चुगीज था, वो इंडिया पहुंच जाता है। कैसे यूरोपियंस इंडिया पहुंचे, क्लियर हो गया, नोट करना, नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये लिंक्स। अभी अब ये समझ में आ रहा है कि कैसे यूरोपियंस पहुंचे इंडिया, समझ में आ गया, कैसे यूरोपियंस, वास्को डिगामा इंडिया पहुंच गया, क्लियर है, वास्को डिगामा इंडिया पहुंचा। अब जब वास्को डिगामा इंडिया पहुंचा तो इंडिया से उसने जो भी यहां पर ट्रेड किया, बिजनेस किया, जो भी किया भाई, क्योंकि जब पहुंचना तो था यूरोपियंस को, पहुंचे, तो जब वो इंडिया से वापस जाने लगा, सो यू विल सी कि उसको 60% यहां पर रिटर्न मिला। अरे भाई साहब बहुत प्रॉफिट था, 60% रिटर्न। और जब 60% उसको रिटर्न मिला तो ये यूरोपियंस इससे अट्रैक्ट हुए कि यार बहुत प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो यूरोपियंस पावर यहां पर लड़ने लग गई कि हम जाएंगे, हम भी भारत जाएंगे। इस तरह से ये यूरोपियन कंट्रीज इंडिया आना शुरू करते हैं। इंडिया के लिए अच्छी बात थी कि और व्यापार होगा, हमारे लिए और फायदा होगा, लेकिन चीजें बदलने कहां लग गई,
ये समझने वाली बात है सर। ये तो अच्छी बात है ना, 60% प्रॉफिट मिला, रिटर्न मिला, और लोग आएंगे, करेंगे व्यापार, आओ भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। यूरोपियंस अट्रैक्टेड, और यूरोपियंस यहां पर पहुंचना शुरू करते हैं। क्लियर है? तो आप देखोगे कभी आए कि भाई किस तरह से इंडिया लोग पहुंचे। जैसे आप देखोगे कि स्पेनिश थे, पोर्चुगीज, मैंने आपको बताया, ये लोग पहुंचे थे इंडिया। स्पेनिश पोर्चुगीज के बाद यू विल फाइंड कि डच जो है वो भी पहुंचते हैं इंडिया, डच। उसके बाद यू विल फाइंड इंग्लिश, यानी कि ब्रिटिशर्स पहुंचे। देन आपको डेनमार्क मिलेगा, देन यू विल सी फ्रेंच। ये एक हायरार्की है कि इस प्रकार से जो इंडिया में यूरोपियन पावर्स आई। यहां पर जो मैंने बताया ना कि भाई ये लोग अट्रैक्ट हो गए, यूरोपियंस अट्रैक्टेड। तो जब यूरोपियंस अट्रैक्ट हुए तो किस सीरीज में वो इंडिया पहुंचे? स्पेनिश, पोर्चुगीज पहुंचे, डच, इंग्लिश, देन फ्रेंच। ये थी हायरार्की जिसमें इंडिया लोग पहुंचना स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आ गया? इंडिया में बहुत रिसोर्सेज हैं, इंडिया बहुत रिच है, काफी ज्यादा यहाँ रिसोर्सेज मिलते हैं। उस रिसोर्सेज के लिए यहाँ पर जो होड़ है वो भारत आने की स्टार्ट हो गई। सारे यूरोपियन पावर्स यहाँ पर आके लड़ने लग गए। 1602 में इन्होंने अपनी कंपनी फॉर्म करी, डच ने। डच, इसकी बात करूं मैं आपसे, तो इन्होंने 1602 में कंपनी फॉर्म्ड, इन्होंने अपनी कंपनी फॉर्म कर ली और एक्सपेंशन ऐसा किया कि 1658 में यू विल सी इन्होंने श्रीलंका को कैप्चर कर लिया। डच वांटेड टू एक्सपैंड, लेकिन सामने इंग्लिश भी खड़ा हुआ था। इन्होंने अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी 1599 में, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इनको ट्रेड करने का, व्यापार करने का जो राइट मिलता है वो 1600 में मिलता है। चार्टर टू ट्रेड विद ईस्ट, ये उनको 1600 में मिला। तो मतलब अब ब्रिटिशर्स तो आ गए थे और फिर फ्रेंच आ गया। अब मामला क्या होने वाला है? मामला क्या लग रहा है? गंभीर होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये पावर जब आपस में लड़ने लगी कि भारत पे कब्जा किसका होगा, हु विल कंट्रोल इंडिया। और एक बात पक्की थी कि इंडिया वीक हो रहा था। एक बात पक्की थी, इंडिया वॉज गेटिंग वीक। क्लियर है? ठीक है भाई। अब सर कैसे? देखिए जरा प्लीज सी, एक और चीज यहां पर देख लीजिए, बताने जा रहा हूं। देखिए जरा अब क्या हो रहा है सर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जो यूरोपियंस थे, यूरोपियंस, आई होप ये दिख रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं और यस। तो जो यूरोपियंस थे उनका ना पहले से इंटेंशन था, कि वो अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन बना के रखेंगे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे। वो पहले से चाहते थे। सर आप कैसे कह सकते हो? वो पहले से इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे रूल करना चाहते थे। यूरोपियंस ऑलवेज हैड द इंटेंशन कि वो पॉलिटिकल डोमिनेशन चाहते थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। आपको कैसे पता? प्लीज सी दिस, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, कैसे पता मुझे देखो जरा। 1510 में आप देखोगे, 1510 में पोर्चुगीज गवर्नर कौन? अल्फोंसो डी अल्ब्यूकर्क, अल्फोंसो डी अल्ब्यूकर्क की QURE, देख लीजिएगा स्पेलिंग। तो ये ऑलरेडी यहां पर था 1510 में। 1498 वास्को डी गामा आया इंडिया में, ठीक है। फिर आप देखोगे पोर्चुगीज का गवर्नर अल्फोंसो डी अल्ब्यूकर्क, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, ALBUQURE, अल्ब्यूकर्क, यही स्पेलिंग है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, QURE, यस, सॉरी, ठीक है। मैंने क्या कहा आपसे कि यूरोपियंस का पहले से इंटेंशन था
कि वो इंडिया के ऊपर कब्जा करना चाहते थे और पॉलिटिकल डोमिनेशन दिखा रहे थे। तो पहला पॉइंट, 1510 में पोर्चुगीज गवर्नर अल्फोंसो डी अल्बुक्यर्क ऑलरेडी इंडिया में था। बात समझ में आ रही है? और इन्होंने क्या किया था, ही कैप्चर्ड गोवा। लो भाई, कैप्चर्ड गोवा। समझ में आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट बी, 1636 हुगली को कैप्चर करने की कोशिश करी गई थी, हुगली, लेकिन अटेम्प्ट जो था यूरोपियंस का वो फेल हो गया क्योंकि उस वक्त अकबर मौजूद था। अटेम्प्टेड टू कैप्चर हुगली, अटेम्प्टेड टू कैप्चर हुगली, है ना, बट फेल्ड। वाई? बट फेल्ड, वाई? क्यों फेल हुए? लिखिएगा, बिकॉज अकबर वॉज प्रेजेंट। हिंदुस्तान में अकबर का रूल था। क्लियर? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यहां पर याद करना है, इसको नोट कर लीजिएगा। इनफैक्ट अकबर आप क्यों लिख रहे हैं? अकबर तो 1605 में खत्म हो गया था ना। आप ऐसे लिख लीजिए 1636 के आसपास फिर से अटेम्प्ट किया गया था बट फेल्ड। वाई? मुगल फोर्सेस मौजूद थी, स्ट्रांग मुगल फोर्सेस, ऐसे लिख लीजिए आप। क्यों स्ट्रांग मुगल फोर्सेस? अकबर मत लिखिए, स्ट्रांग मुगल फोर्सेस। ठीक है। थर्ड सी, फिर उन्होंने कोशिश करी एंड दिस वाज इन 1686, और जब इस बार उन्होंने कोशिश करी, अटेम्प्टेड क्या, हुगली को कैप्चर करने के लिए फिर से, तो इस बार औरंगजेब मौजूद था, औरंगजेब प्रेजेंट। ठीक है ना। सो अगेन फेल्ड, और इसलिए वो फिर से फेल हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि भाई देखो, यूरोपियंस के इंटेंशन साफ साफ था कि भैया हम पॉलिटिकल डोमिनेशन करेंगे, और इसके लिए दिखता है कि 1510 में पहले ही पोर्चुगीज गवर्नर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क वो कैप्चर कर चुका था गोवा को। 1636 में पोर्चुगीज ने अटेम्प्ट किया था, पोर्चुगीज का अटेम्प्ट था 1636 में, पोर्चुगीज फिर से उनका अटेम्प्ट था कि भैया हम यहां पर हुगली कैप्चर कर लें, ठीक है, लेकिन उस वक्त नहीं कर पाए। देन 1686 में उन्होंने फिर से कोशिश करी पोर्चुगीज ने, हम हुगली कैप्चर कर लें, लेकिन उस वक्त वहां पर औरंगजेब मौजूद था। क्लियर है बात यहां पर? तो एक बात समझ में आती है कि यूरोपियंस अपने पहले अटेम्प्ट में टू कैप्चर इंडिया, या पोर्चुगीज थे टू कैप्चर इंडिया, वो फेल कर गए। भाई 1492 वास्को डी गामा आया, वापस गया, उसने बताया अपने लोगों को कि ऐसा ऐसा है, पोर्चुगीज वाले पहले ही चले आए। 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क पहले बैठा हुआ है, कोशिश कर रहा है 1636 में हम हुगली कैप्चर कर ले, नहीं कर पाया। 1686 में फिर कोशिश किया, पोर्चुगीज ने, कर पाए, नहीं कर पाया। सोचो जरा, 1498 में पहली बार पोर्चुगीज जब इंडिया आए, वास्को डी गामा आया, उसके बाद भी 1686 तक कोशिश चलती रही, हम अटेम्प्ट कर ले, हम कोशिश कर ले, लेकिन दे वर नॉट एबल टू कैप्चर इट। क्योंकि मुगल फोर्सेस वर स्ट्रॉन्ग। बात समझ में आ गया? सो यूरोपियंस दे फेल्ड इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट में फेल हो गया। यूरोपियंस फेल्ड, यूरोपियंस फर्स्ट अटेम्प्ट में, या फर्स्ट फेज में हम कह सकते हैं, फर्स्ट फेज में वो फेल्ड नहीं कर पाए, और इसीलिए ये लोग एक वेटेड फॉर द राइट टाइम, सही समय का ये लोग इंतजार करने लगे, सही समय आएगा तो हम लोग जो है यहां पर अटैक करेंगे। एंड दे गॉट दिस राइट टाइम, कब? दे गॉट दिस राइट टाइम इन 1739। 1739 में होती है बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल पढ़ा चुका हूं आपको। और बैटल ऑफ करनाल किसके बीच में हुई थी? बैटल ऑफ करनाल ये हुई थी आपकी बिटवीन नादर शाह एंड मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला।
नादिर शाह डिफीटेड मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह शॉर्ट में लिख रहा हूं NS और यहां लिख रहा हूं शॉर्ट में MSR। ठीक है, नादिर शाह डिफीटेड मोहम्मद शाह रंगीला। और जब नादिर शाह, जो कि एक ईरानियन था दोस्त, ये एक ईरानियन था, ईरानियन, ही वॉज एन ईरानियन। जब ईरानियन घुसा इंडिया में और उसने मुगल एम्परर, उसने एक मुगल के एम्परर को हरा दिया, तब पोर्चुगीज को लगा शायद अरे हम कोशिश कर रहे थे 1636 में, फेल कर गए। क्यों? मुगल फोर्सेस स्ट्रांग थी। 1686 में हमने कोशिश करी, हम फिर फेल कर गए। क्यों? क्योंकि उस वक्त औरंगजेब मौजूद था। लेकिन अभी नादिर शाह ये एंटर किया 1739 में और इसने यहां पर बैटल ऑफ करनाल में मोहम्मद शाह रंगीला को हरा दिया। दिस वॉज द मैसेज, ये एक संदेश था यूरोपियंस के लिए कि अब इंडिया के अंदर जो राजाएं हैं वो कमजोर हो गए हैं और ये सही समय है जब हमको दोबारा अटैक करना चाहिए। दे वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों को, या हम कह सकते हैं यूरोपियंस को, दे गॉट दिस मैसेज कि भाई रूलर्स इन इंडिया आर वीक, और चलो अटैक कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? प्लीज नोट दिस डाउन, इसको नोट करिएगा। नादिर शाह ने ना ही सिर्फ भारत को लूटा, प्लीज नोट, नादिर शाह ने ना ही सिर्फ भारत को लूटा बल्कि मुगल रूलर को बहुत बुरी तरह ह्यूमिलेट किया, एंड दिस वॉज द मैसेज टू यूरोपियंस दैट द रूलर ऑफ द कंट्री इज no more strong, that the ruler of the country is no more strong. So they once again stood up, Portuguese, yeah, Europeans. So they once again stood up, Europeans once again stood up, और इस बार लिखिएगा, और अब कहानी शुरू होती है फ्रॉम एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। प्लीज राइट, स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है भाई। देखो यार, सिंपल बात है, क्लियर? अब ये बात कैसे आती है वो समझाता हूं आपको। इंडिया के में यूरोपियंस पहुंचे, मैंने बताया आपको, स्पेनिश, पोर्चुगीज, ये लोग थे, पहुंचे थे। फिर मैंने आपको बताया ये आपके पहुंचे, डच पहुंचे, ब्रिटिशर्स पहुंचे, फ्रेंच पहुंचा। तो इंडिया के कंटेंडर कौन कौन थे? ध्यान सुनना, कंटेंडरशिप फॉर इंडिया, कौन कौन कंटेंडर था इंडिया का, जरा देखिए, प्लीज नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यही सब चीजें आपको बेसिक्स बिल्ड करेंगी बेटा, यही सब चीजें बेसिक्स बिल्ड कर रही हैं, और कुछ नहीं। प्लीज सी, कंटेंडरशिप कौन कौन पहुंचा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पोर्चुगीज, ठीक है, डच, सुनना जरा कहानी, सिंपल, फिर लिखो इंग्लिश, फिर लिखिए फ्रेंच। अब देखो क्या हुआ ये कि इन दोनों ने तो एग्रीमेंट कर लिया। डच ने कहा भैया देखो ऐसा है, हमें तुमसे कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, तुम भारत रख लो, हमको मसाले दे दो। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, कर लो। तो इन दोनों के बीच में 1667 में एक एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट के तहत भारत पे रूल इंग्लिश करेगा और डच जो है वो मसाले खाएंगे। डच मसाले, इंग्लिश भारत। तो डच का गेम यहां से खत्म हो गया, डच का गेम खत्म। कंटेंडर थे, लड़ रहे थे, आए थे यूरोपियंस, डच का गेम खत्म। पोर्चुगीज की यहां पर एक
रानी थी कैथरीन, और कैथरीन को की शादी जो है वो चार्ल्स के साथ हो गई, इंग्लिश के चार्ल्स के साथ। तो इन दोनों का भाई साहब क्या हो गया, मैट्रिमोनियल लाइंस बन गया, शादी ब्याह करके बैठ गए। तो शादी ब्याह करके ससुराल हो गया इनका, ये रानी हो गई, राजा हो गए, तो इनका गेम भी खत्म हो गया। पोर्चुगीज ने कहा ठीक है भैया, दहेज में दे दिया गया। और साथ में दहेज में क्या दिया पोर्चुगीज ने, बॉम्बे, बॉम्बे पोर्चुगीज के पास था, बॉम्बे दे दिया दहेज में। तो बॉम्बे भी चला गया इंग्लिश को, डच का भी खेल खत्म, पोर्चुगीज का भी खेल खत्म। अब बस एक ही बचा था जो ब्रिटिश को फाइट दे रहा था कि कौन असली हकदार होगा इंडिया का, कौन इंडिया पे कब्जा करेगा। अब यहां असली लड़ाई शुरू हुई, और इन दोनों की लड़ाई को, ब्रिटिश, इंग्लिश और फ्रेंच की लड़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। एंग्लो मतलब इंग्लिश से हो गया, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। कई बार यही चीज आपको मिलेगी एंग्लो कर्नाटक वॉर्स, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी या एंग्लो कर्नाटक वॉर। क्लियर हो गई बात, इसको बना लीजिए, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। अब इंग्लिश और फ्रेंच बचे थे, अब इंग्लिश और फ्रेंच बचे थे, एंड बोथ ऑफ देम वांटेड टू रूल इंडिया। अब इंग्लिश और फ्रेंच बचे थे एंड बोथ ऑफ देम वांटेड टू रूल इंडिया, फुल स्टॉप। सो एंग्लो कर्नाटक वॉर इज बेसिकली अ वॉर बिटवीन, so Anglo-Carnatic War is a war between English and French. Anglo-Carnatic War is a war between English and French to decide the real contender for India, to decide the real contender for India. Clear? समझ में आ गया? चलिए अब हेडिंग डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। बहुत सिंपल है और सारे कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, चलिए एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की बात करेंगे तो 3 लड़ाई यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती, 3, ओनली 3, कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है भाई, सुन लो। चलिए देखिए, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट बैटल ऑफ सैंड-थोम, बैटल ऑफ सैंड-थोम सबके बारे में बताऊंगा। बी बैटल ऑफ अंबर। अब ये लड़ाई हो रही है अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में कि भारत पे कब्जा कौन करेगा। चैप्टर नंबर 2 उसके बाद कहानी शुरू होगी। आपको रिजल्ट पहले ही पता है, अंग्रेज जीत जाएंगे, तभी तो चैप्टर नंबर 2 कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेड शुरू कर दिया और टेरिटरी कब्जाने लग गई। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैं ये स्टोरी बची है कि कैसे फ्रेंच एलिमिनेट हो जाएंगे, बस ये आखिरी चीज है। एंड थर्ड, लास्ट एंड द फाइनल बैटल, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, जिसके बाद फ्रेंच पूरी तरह से वॉश आउट हो गए थे। बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश 1760, बैटल ऑफ अंबर 1749 if I am not wrong, yes, and battle of सैंड-थोम। अब जरा कहानी सुनिए और चीजें एकदम माइंड में क्रिस्टल क्लियर करिए। ये नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? आइए देखिए जरा, अब देखिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है और इसको यहां पर फॉलो करिएगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये और ये रफ इमेज है, कुछ ज्यादा आप उसमें मत चले जाइएगा सर आप ये क्या बता रहे हैं, रफ इमेज है। दिस इज पौंडीचेरी, रफ पौंडीचेरी, ये फ्रेंच के अंदर था, समझना। दिस इज मद्रास, ये इंग्लिश के अंदर था। जो अपर पार्ट है तमिलनाडु का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्नाटक। अपर पार्ट ऑफ तमिलनाडु क्या बोलते हैं? नोट करिएगा, कर्नाटक, ये वाला कर्नाटक। इसकी
कैपिटल क्या है, नोट करिएगा, आरकॉट। इसका नवाब कौन था, नोट करिएगा, अनवारुद्दीन। बस अब जरा कहानी सुनिए। फ्रेंच का यहां पर जो गवर्नर था इंडिया में, पौंडीचेरी में जो यहां पर अभी थे, वो कौन था यहां पर, नोट करिएगा प्लीज, राइट, ड्यूप्ले। ड्यूप्ले। और यहां पर कौन है अपर पार्ट में, अनवारुद्दीन। तो बैटल ऑफ सैंटोम क्यों लड़ी गई, समझिएगा। बैटल ऑफ सैंटोम लड़ने के बेसिकली यहां पर एक रीजन ये था कि चूंकि यूरोप के अंदर वहां ब्रिटिश और फ्रेंच आपस में राइवल्स थे, लड़ रहे थे यूरोप के अंदर, यहां नहीं, यूरोपियंस में, मतलब यूरोप में ही लड़ाई हो रही थी ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में, इसीलिए वो लोग इंडिया में भी लड़ाई लड़ बैठे। तो जो ऑस्टिन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी, उसी का एक इंपैक्ट देखने को मिला कि दोनों लोग यहां पर लड़ने लगे। सो बेसिकली ये लड़ाई जो है आप देखोगे यहां पर शुरू हुई। दिस इज द बैटल ऑफ सैंटोम ऑन द इशू ऑफ मद्रास। बैटल ऑफ सैंटोम इन दोनों लड़ती हैं, होती है, क्यों, ऑन द इशू ऑफ मद्रास, ऑन द इशू ऑफ मद्रास। अब इस लड़ाई में आप देखोगे तो अनवारुद्दीन, क्योंकि यहां पर क्या बताया मैंने आपको, मद्रास में कौन है, इंग्लिश, ठीक है। तो आप इस एरिया में देखोगे ये जो लड़ाई है, इनफैक्ट आप ऐसे लिख सकते हो कि इस लड़ाई में ड्यूप्ले ने अनवारुद्दीन को हरा दिया। अनवारुद्दीन को इंग्लिश का सपोर्ट है, ड्यूप्ले ने अनवारुद्दीन को हरा दिया, और ड्यूप्ले की छोटी सी कंटिंजेंट थी 700 लोगों की बस, और उसने अनवारुद्दीन की बहुत बड़ी 4000 आर्मी को हरा दिया। ठीक है, बैटल ऑफ सैंटोम इज क्लियर। सिर्फ इन दोनों, ये दोनों आपस में लड़ गए, और ये चूंकि लड़ रहे थे यूरोप के अंदर, तो एक रीजन बन गया यहां पर भी। फ्रेंच भी एक्सपैंड कर रहा था, करना चाहता था, ब्रिटिश भी करना चाहते थे, राइवल्स हैं दोनों। ड्यूप्ले ने हरा दिया यहां पर अनवारुद्दीन को। फर्स्ट बैटल ऑफ, मतलब फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, बैटल ऑफ सैंटोम लड़ी गई, ठीक है ना। तो इसमें आई होप क्लियर हो गया, अनवारुद्दीन डिफीटेड। नोट कर लीजिएगा, अनवारुद्दीन को डिफीट कर दिया गया, अनवारुद्दीन डिफीटेड, ठीक है। किसने हराया, ड्यूप्ले ने। अब ड्यूप्ले की यहां पर 700 लोगों की खाली उनकी उसकी कंटिंजेंट थी, और उसने अनवारुद्दीन के 4000 लोगों को हरा दिया। अब फ्रांस तो आगे एक्सपैंड करना चाहेगा ना, दिस वाज दी कॉन्फिडेंस। अब उनको और कॉन्फिडेंस आया कि अरे यार, हमने तो 700 लोगों ने मिलकर 4000 लोगों को हरा दिया, हम और हराएंगे लोगों को, लेट अस एक्सपैंड, और लड़ना शुरू करते हैं। अब कहानी क्या है जरा वो आगे समझिएगा प्लीज सी। नोट कर लिया उसको, इसको नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा, ड्यूप्ले बिकेम, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, मद्रास, यहां पर अनवारुद्दीन था, लड़ाई इनके बीच में हुई, ठीक है। ड्यूप्ले वन, लॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीजें। ये 700 लोग थे, ये खाली ये 4000 लोग थे, फिर भी हार गए, ठीक है। तो ये चीज यहां समझ में आती है, लिखिएगा कि प्लीज नोट, ड्यूप्ले बिकेम एंथुजियास्टिक, ड्यूप्ले बिकेम एंथुजियास्टिक, क्योंकि उसके 700 लोगों की सेना ने या टुकड़ी ने, क्योंकि उसकी 700 लोगों की टुकड़ी ने अनवारुद्दीन की 4000 की सेना को हरा दिया था। इस वजह से ड्यूप्ले की भूख बढ़ जाती है, और भारत पे पॉलिटिकल डोमिनेशन करने के लिए वो और आगे बढ़ता है। क्लियर, समझ में आ गया। जो उसकी भूख थी कि हम और आगे एक्सपैंड करें इंडिया को, दैट बिकेम द रीजन फॉर द सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, ठीक है। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच राइवलरी या सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर का रीजन बना ड्यूप्ले की और भूख होना। अब जरा यहां पर समझिएगा क्या हो रहा था, प्लीज सी, नोट करिएगा। तो जब यहां पर ड्यूप्ले एक्सपैंड करता है, ड्यूप्ले एक्सपैंड्स, और जब ड्यूप्ले एक्सपैंड कर रहा है यहां पर, तो उसके 2 स्ट्राइक पॉइंट्स क्या थे, 2 स्ट्राइक पॉइंट्स। वो 2 चीजों पे दो जगह हमला करता है। एक तो हो गया हैदराबाद,
और दूसरा हो गया कर्नाटक। कर्नाटक क्लियर है ना भाई, जाहिर सी बात है अपर पार्ट ऑफ कर्नाटक आर्कॉट अनवरुद्दीन को हरा दिया उसने, क्लियर है। अब हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद का उस वक्त नवाब कौन था? निजाम उल मुल्क। और निजाम उल मुल्क की डेथ हो जाती है और इसकी डेथ के बाद ये लड़ाई छिड़ जाती है कि कौन गद्दी पे बैठेगा। एक तरफ था मुजफ्फर जंग, एक तरफ था मुजफ्फर जंग और एक तरफ था नासिर जंग। इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हो जाती है कि कौन अब गद्दी पे बैठेगा। इधर बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक का यहां पर नवाब कौन? सादतुल्लाह। सादतुल्लाह। और सादतुल्लाह के बाद यू विल सी दोस्त अली। और दोस्त अली के बाद यहां पर लड़ाई छिड़ गई कि कौन गद्दी बैठेगा। तो एक तरफ था कौन? अनवारुद्दीन। अनवारुद्दीन एंड ही वाज द सन ऑफ दोस्त अली एंड देन अदर था चंद्र साहिब। अभी अभी यहां पर हराया भी था अनवारुद्दीन को। अब यहां पर ड्यूप्ले ने क्या किया जरा देखना। व्हाट ड्यूप्ले डिड इज, ड्यूप्ले ने क्या किया? अपने साथ लोगों को मिलाया। किसको किसको मिलाया? उसने एक तरफ मुजफ्फर जंग को अपने साथ ऐड कर लिया और फिर एक तरफ उसने चंद्र साहिब को अपने साथ ऐड कर लिया। ये कंबाइंड फोर्सेस ने मिलकर इस बार अनवारुद्दीन को जॉइंटली हमला किया और मार डाला। दिस वॉज द सेकेंड बैटल या सेकेंड एंग्लो कर्नाटक वॉर। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? ड्यूप्ले एक्सपैंड किया फर्स्ट वॉर के बाद, और जब फर्स्ट वॉर के बाद एक्सपैंड किया तो उसने सोचा क्या करना है। उसने पहले हमला किया हैदराबाद पे, कर्नाटक पे। हैदराबाद कर्नाटक में हमला किया। हैदराबाद का राजा कौन था? निजाम उल मुल्क था, ठीक है। वो मर गया तो गद्दी की लड़ाई शुरू हो गई। कौन गद्दी बैठेगा? मुजफ्फर जंग या नासिर जंग। ड्यूप्ले ने मुजफ्फर जंग को मिला लिया अपने साथ और चंद्र साहिब को मिला लिया अपने साथ और कहा मेरे साथ आ जाओ, हमला करते हैं। हमला किया, अनवारुद्दीन को मार दिया। जब अनवारुद्दीन को मार दिया तो भैया इन लोगों को कर्नाटक का राजा बना दिया, नवाब बना दिया, और इन भाई साहब मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब बना दिया। ठीक है, ये ड्यूप्ले ने मदद कर दी इनकी कि तुमको बना देंगे नवाब, तुमको बना देंगे नवाब। इन्होंने उसकी मदद कर दी। फ्रेंच भी अगर कभी इंडिया में घुस पाए तो उनको इन जैसे लोगों का सपोर्ट मिल गया, दगाबाजों का। मुजफ्फर जंग, चंद्र साहिब। चंद्र साहिब को बदले में नवाब मिला, नवाबशिप मिल गई। बदले में इन लोगों ने ड्यूप्ले को बहुत सारे तोहफे दे दिए। जहां जहां के ये लोग बने, अब ये बन तो गए नवाब, लेकिन अल्टीमेटली गिफ्ट बांट दिए। मसूलीपट्टनम का शहर तुम्हारा हो गया, इतने 80 विलेज दे दिए उठा के, तुम ले जाओ, कितने करोड़ों रुपए दे दिए, सब दे दिए ड्यूप्ले को उठा के। ड्यूप्ले और स्ट्रांग हो गया और ड्यूप्ले को कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक इन प्रोविंसेस का गवर्नर बना दिया गया फ्रेंच के द्वारा कि भैया तुमने क्या अच्छा काम किया, शाबाश। ठीक है, प्लीज नोट, सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर थी। ठीक है, लिखिएगा, सेकेंड एंग्लो कर्नाटक। ड्यूप्ले प्लस मुजफ्फर जंग प्लस चंद्र साहिब वर्सेस अनवारुद्दीन। और इसमें अनवारुद्दीन इज किल्ड, एंड मुजफ्फर जंग एंड चंद्र साहिब मेड नवाब, मेड रूलर्स। क्लियर हो गया? यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब आइए तीसरी चीज पे, थर्ड। अब जरा समझिएगा क्या हुआ। लेकिन कुछ मामला गड़बड़ाने लग गया। अब मामला गड़बड़ाने लग गया। एडवांसमेंट तो बढ़िया कर रहा था ड्यूप्ले, कोई बात ही नहीं थी। लेकिन ड्यूप्ले के एडवांसेस देखते हुए, ये मैंने आपको बता दिया ना कि ड्यूप्ले जो है उसको गवर्नर बना दिया गया था कृष्णा से कन्याकुमारी तक का, ठीक है ना। ड्यूप्ले को गवर्नर बना दिया गया था। लेकिन ड्यूप्ले के एडवांसेस देखते हुए अंग्रेजों को टेंशन होने लगी, क्या करें यार, बड़ा यहां पर गड़बड़ी चल रही है। ड्यूप्ले गवर्नर बना दिया गया, गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस। कहां से कहां तक? कृष्णा रिवर से लेकर कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी, इसका मतलब ड्यूप्ले और पावरफुल हो रहा था, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स गॉट कंसर्न विद द एडवांसमेंट। लिखिएगा ब्रिटिशर्स, या इंग्लिश लिख लीजिए, इंग्लिश
got concerned with advancement of English got concerned with the advancement of Duplay के एडवांसमेंट से इंग्लिश बड़े परेशान होते हैं और इसलिए क्या किया, आउटकम देखिए जरा आप, इन्होंने क्या किया, फिर अंग्रेजों ने कहा बहुत हुआ, डिप्लॉयड किसको डिप्लॉय किया, रॉबर्ट क्लाइव को फिर इंडिया में डिप्लॉय किया गया कि भैया जाओ और ड्यूप्ले को जरा चुप कराओ। रॉबर्ट क्लाइव आया इंडिया, और रॉबर्ट क्लाइव जब इंडिया आया तो उसने आर्कॉट पे हमला कर दिया। याद करिए आर्कॉट किसकी कैपिटल थी, कर्नाटक की। ध्यान करिए, ये देखिए आर्कॉट कैपिटल अपर पार्ट ऑफ तमिलनाडु, आर्कॉट, ये जो है इसकी कैपिटल किसका क्या थी, आर्कॉट थी। याद करिए, और ये किसको दे दिया गया था, कर्नाटक, चंद्र साहेब को। तो जब रॉबर्ट क्लाइव आया तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव लिखेगा अटैक्ड आर्कॉट, दो चीजें करी बस, एक चीज अटैक्ड आर्कॉट पर अटैक किया। आर्कॉट ने जब अटैक किया तो चंद्र साहिब ये अपने कैपिटल को बचाने निकले कि भैया कैपिटल लुट रहा है हमारा, अटैक कर दिया है उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने। तो चंद्र साहिब जब निकले बचाने के लिए, तो जो राजा थे, टू बी प्रिसाइज आपको बताता हूं, मराठास ऑफ थंजावुर ने इसको पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिया। मराठास ऑफ थंजावुर, इन्होंने पकड़ के इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो आसान हो गया काम रॉबर्ट क्लाइव का, वो बचाने आता फिर कुछ होता। इससे पहले यहां पर मराठास ऑफ तंजावुर ने इसको पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिया। एक चीज तो ये हुआ। उसके बाद सेकंड चीज क्या हो रही थी कि ड्यूप्ले बार बार हार रहा था, ड्यूप्ले लूजिंग अगेन एंड अगेन, ड्यूप्ले बार बार हार रहा था। और इस वजह से क्या हुआ, सबसे बड़ा ब्लंडर, फ्रेंच कॉल्ड ड्यूप्ले बैक, फ्रेंच ने ड्यूप्ले को वापस बुला लिया। और ये चीज की बहुत वाहवाही हुई, तारीफ हुई। ये ब्लंडर था फ्रांस का ये ब्लंडर था कि ड्यूप्ले को वापस बुला लिया। अरे यार, जो आदमी इतना बढ़िया कर रहा था तुमने उसको वापस बुला लिया। फ्रेंच कॉल्ड ड्यूप्ले बैक, और जब ड्यूप्ले को वापस बुलाया तो भैया यहां पर वाहवाही हो गई, रॉबर्ट क्लाइव को बहुत ताली बजाई गई, क्या बात किया तुमने, उसको बढ़ा दिया। एंड देन यू विल सी फाइनली दिस वाज इनफ, एंड देन फाइनली यू विल सी इन द बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, मतलब कई बार हार रहा था ना, तो बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश में which was fought in 1760 की इस वॉर में आप देखोगे कि फ्रेंच वेयर वॉश्ड अवे, फ्रेंच वॉश्ड अवे हो गए, एंड ब्रिटिशर्स वेयर अलोन, ब्रिटिशर्स वेयर अलोन नाउ contending for इंडिया। और अब जब ब्रिटिशर्स यहां पर आ गए तो उन्होंने स्टार्ट किया अपना काम, कहां से, बंगाल से। सवाल आप लोगों के लिए यह है कि जब ये लोग लड़ रहे थे यहां पर इन द एरिया ऑफ कर्नाटक एटसेट्रा, तो क्यों अंग्रेजों ने चीजें बंगाल से करना स्टार्ट करी, वाई दे टुक अ लूप फ्रॉम दीज एरियाज टू बंगाल। मतलब अभी चीजें यहां चल रही हैं, कर्नाटक, हैदराबाद, इस जगह चल रही हैं। तो जब फ्रेंच खत्म हो गया, तो फ्रेंच खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स ने जब चीजें स्टार्ट करना शुरू करी, कैप्चरिंग करना शुरू किया, तो दे स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है व्हाई, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसी चीज का आंसर हमको अब नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, चैप्टर नंबर 2, क्लास 8 एनसीईआरटी। समझ में आ गया क्यों मैंने आपको ये इतना इंफॉर्मेशन बीच में दिया, वरना ये चीज़ें आपको पता ही नहीं चलती और कहानी यहाँ से स्टार्ट हो जाती। तो मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। दिस इज़ इट फॉर टुडे। ये ख़त्म हो गया हमारा आज का सेशन, ये वाला। कल जब मिलेंगे तो हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।